हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल मस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज ही हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होने वाला है और प्रैक्टिस सेट 4 हो चुके हैं। कुल कितने? 4। अगर जो भाई नहीं किया है वो जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो चारों क्लासों को ज़रूर कीजिए, क्योंकि उन चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे से चारों प्रैक्टिस सेटों में क्वेश्चन है और जो है वो रिलेटेड है परीक्षा के, आपको एग्जाम से दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जब वो इस क्लास को करने के बाद 2 क्लास भी करना आवश्यक है। अब हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हुए चलेंगे अपने क्वेश्चन पे, और हंसते हुए और खेलते हुए आपको पढ़ना है और क्लास में ही सब याद करके जाना है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन अब की बार भी बना लिया है। ये पिछला सेट, ये जो है दूसरा सेट का अभी देख रहे होंगे। क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, एकल नागरिकता को किस देश के, यार ये जो हम लोग अभी इस सेट में करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन इस सेट में होंगे, जो कि बहुत ही शानदार और लाजवाब, और एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आया होगा, एकल नागरिकता को किस देश के संविधान से जोड़ा गया। यानी जो एकल नागरिकता का जो सिद्धांत है वो हमारे देश के संविधान में कहाँ से, यानी किस देश के संविधान से जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा, एकल नागरिकता का सिद्धांत। एकल नागरिकता जो है कहाँ से लिया गया? एकल नागरिकता ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन का है आप, या इसे इंग्लैंड का है, या फिर यूके का है। सभी का एक ही नाम है, यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन, तीनों एक ही है, एक ही देश का नाम है। तो एकल नागरिकता का ब्रिटेन से लिया गया। और क्या क्या लिया गया भाई ब्रिटेन से? तो ब्रिटेन से ही लिया गया राज्यसभा और लोकसभा को भी। ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से ही लिया गया राज्यसभा और लोकसभा को। तो राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बनते हैं कभी कभी, कभी आसान क्वेश्चन में ये सब पूछ सकता है कि उच्च सदन और निम्न सदन क्या है। तो ये चीज़ जो है ब्रिटेन से दोनों चीज़ें ली गई। अब ब्रिटेन से जब ये चीज़ें ली गई हैं, तो आप बता दीजिए आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड से हमारे संविधान में क्या क्या जोड़ा गया है? तो आयरलैंड के संविधान से जोड़ा गया है डीपीएसपी, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से, जिसे डीपीएसपी, यानी डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। ये होता है आपका डीपीएसपी का फुल फॉर्म, यानी कि पूरा नाम। ठीक है, तो डीपीएसपी का जो ये किसमें है संविधान, हमारे देश के जो है संविधान, उसमें किसने नंबर पे है? तो जो डीपीएसपी है भाग 3 में है, और किसके अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ही पढ़ना है। तो आप बता दीजिए, जो आयरलैंड के संविधान में है ये नीति निर्देशक, वो आयरलैंड के किसने संविधान में है? तो आयरलैंड के संविधान को बोलते हैं आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 में ये बताया गया है। अनुच्छेद 45 में है आयरिश संविधान में। ठीक है, आपको ये भी जान लेना है। अब क्या लिया गया है आयरलैंड के संविधान से? एक और महत्वपूर्ण चीज जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है वो है राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति के ही कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया। देखिए दोस्तों, आपसे बहुत निवेदन मैं करता हूँ, क्लास को आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुँचाइए। ठीक है, ताकि वो लोग भी ऐसे ही पढ़ सके। ये ऐसे शानदार यूट्यूब पर पूरा कोई नहीं पढ़ाता होगा, ये मैं दावा करता हूँ। एक क्वेश्चन से इतना सारा आंसर का देना
हम जानते हैं स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है मेरे पास कि डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर आए और आंसर टिक करवा के निकल जाए। मेरे पास तो यही है और मैं इसी से बहुत ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट है क्लास को शेयर कीजिए प्लीज़, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। अगर ये क्वेश्चन इतना नोट कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करते चलिए। नोट्स एक अपने हाथ से बनाएंगे और एक जो स्क्रीनशॉट लेंगे उसमें बहुत सारा अंतर हो जाएगा, ठीक है। नोट्स बनाते बनाते ही आपको आधा चीज़ याद हो जाएगा। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन या इंग्लैंड या यूके, तीनों एक ही देश से। और क्या क्या लिया गया? राज्यसभा और लोकसभा का पद भी जो है, राज्यसभा और लोकसभा का पद भी जो है कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से ही लिया गया। राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया? डीपीएसपी तत्व जो लिया गया है, जिसका फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, भाग 3 में है, अनुच्छेद 36 से 51। आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 में है। राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। हाँ, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? खनन, खनन का काम यानी कि कोड़ाई वाला जो काम होता है, कभी जैसे भी खोदता है तो कभी खुद से आदमी, वो काम किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तीन क्षेत्रों में बांटा गया है सभी को, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो ये जो खनन है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा, जो खनन है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किस क्षेत्र के अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो प्राथमिक क्षेत्र में और क्या क्या आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में खनन आ गया, कृषि और मछली पालन, ये सभी आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, मछली पालन। अब बता दीजिए, अब द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में तो द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आते हैं। अब इस विनिर्माण शब्द का अर्थ होता है कि कोई चीज़ों को बनाना। जैसे में विनिर्माण, ये जितनी सारी चीज़ें बनानी होंगी सब इसी में आएंगी। जैसे बिस्किट बनाना, बिल्डिंग बनाना और सारी चीज़ें भी आ सकती है। जैसे कपड़ा बनाने का मतलब जो हम लोग शर्ट वर्ट पहनते हैं वो सब, इस सब जो विनिर्माण यानी जो चीज़ बनने वाली होती है वो किस में आएंगी? विनिर्माण में। जितना बनाने वाली चीज़ बन सब यही में आए, और इसे बोलेंगे तो तभी समझ में आएगा, ठीक है। ज़्यादा हिंदी हो गया, हम 4 सेट्स देख रहे हैं, ऐसे सीरियसली पढ़ा रहे हैं तो आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक ही नहीं कर रहे हो। तो अब हमको सोच रहे हैं ना, सब देखते हैं, सब मिला के आपको क्या इस पर फर्क पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो अब देखा लो, तृतीय क्षेत्र हो गया। तो तृतीय क्षेत्र के बाद आता है द्वितीय क्षेत्र के बाद तृतीय क्षेत्र। इसमें क्या क्या आता है तृतीय क्षेत्र में? तो तृतीय क्षेत्र में बताओ लोग, पहले तृतीय क्षेत्र में आएगा पर्यटन यानी इधर से उधर जाना, आना जाना, सब पर्यटन, उसको क्या बोलते हैं? कहीं जाना, गाड़ी से आना जाना, उसी को पर्यटन मैंने घूमना। हाँ, घूमना सही है। पर्यटन, चिकित्सा मैंने इलाज, चिकित्सा इसी में आता है। शिक्षा इसी में आएगा, शिक्षा। और क्या आएगा? शिक्षा। परिवहन आ जाएगा इसी में, परिवहन भी वही होता है, पर्यटन और परिवहन सेम है, थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। परिवहन हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा, बैंक लोग इसी में आएंगे, बैंकिंग वाला काम। इतना सारा जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आप इसमें से एक चीज़ बता दीजिए, सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं? सेवा क्षेत्र। तो इस प्राथमिक क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी इसे ही कहते हैं, सेवा क्षेत्र इसे भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र ही कहते हैं। सेवा क्षेत्र में किसानी हमने के देशों में ज़्यादा होता है ना किसानी। 100% में 60% लोग किसानी वाले हैं, ठीक है। पहले तो मोबाइल नहीं था तो आदमी लोग पढ़ लेता था। अब आजकल के लेकिन रील्स देखेंगे, वीडियो बनाएंगे, और फिर करियर ख़राब होगा तो क्या करेंगे? नौकरी तो लगेगा नहीं, तो किसान बनेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे के बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? किशन महाराज के नाम सुन ले हैं आप लोग? किशन महाराज के नाम नहीं सुन ले हैं? किशन महाराज वाद्य यंत्र यानी कुछ
यानी वाद्य यानी बजाने वाले यंत्र से, यानी कि कौन सा यंत्र किशन महाराज बजाते थे। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। किशन महाराज जो थे तबला बजाते थे। किससे? तबला से संबंधित है। किशन महाराज जो है तबला से संबंधित है। अब हम जो पूछेंगे तबला से, तो ये किशन महाराज का जो नाम था आसानी से आप लोग बता दिए। अब आप बता दीजिए किशन महाराज हो गए ना। अब आप बता दीजिए जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, अल्लाह रखा खान, किशन महाराज हो गए गुदई महाराज। गुदई महाराज का एक अन्य नाम भी है समता प्रसाद। ये क्वेश्चन आता है कि समता प्रसाद के नाम से समता प्रसाद किसका नाम है? तो गुदई महाराज का ही अन्य नाम क्या है? समता प्रसाद। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, गुदई महाराज की, किशन महाराज का तो क्वेश्चन था, गुदई महाराज हो गया। एक होते हैं पंडित जसराज, पंडित जसराज, अनोखे लाल मिश्र, अनोखे लाल मिश्र, तन्मय घोष, निखिल ज्योति, निखिल ज्योति बोस, ऐसे है इनका नाम, निखिल ज्योति बोस। तन्मय घोष, निखिल ज्योति बोस, ये जो सभी नाम आपने देखा ये सभी भी जो है तबला वादक ही हैं। ये सभी भी तबला वादक ही है। क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है इनमें से एक नाम से। तो आपको इतना लोगों का कम से कम नाम याद रखना है, ठीक है। पंडित यशराज और अनोखे लाल मिश्र तो जबान पर होना ही चाहिए। तो दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्यूशन खत्म। इतना ही आपको याद रखना है। जो ये तबला वादक यानी वाद्य यंत्र से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अब आएंगे आपको, और ऐसे ही मैं पूरा का पूरा याद कर दूं। ज़्यादा नहीं, 10-12 वादक है जो आपको याद रखना है। एक दिन में एक याद कीजिएगा, जल्दी याद होगा। तीसरा हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? माई लाइफ इज माई मैसेज पुस्तक किसने लिखा? बुक वाला क्वेश्चन आता है ना, तो इसलिए मैं हर एक सेट में बुक वाला क्वेश्चन लाता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। इधर उधर कोई नहीं खोजना है, सिर्फ ये सेट करो, कोई बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप बुक की चिंता मत करो, ये सिर्फ पढ़ते रहना हर सेट। अब हाँ, अब क्लास रोज आएगी, ठीक। रोज नहीं आएगी तो एक दिन बाद तो जरूर ही आएगी अब, क्योंकि अब रोज क्लास हमको कराना है। टाइम कैसे भी निकाल के आप लोगों के लिए क्लास कराना ही है, क्योंकि स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म भराना 24 नवंबर से। आज 2 दिसंबर हो गया है, तो यानी कि अब रोज क्लास करना ही पड़ेगा आपको भी, और हमको भी रोज कराना पड़ेगा। तो माई लाइफ इज माई मैसेज पुस्तक जो है आसान है, इस तो अधिकतर बच्चों को याद होगा। माई लाइफ इज माई मैसेज बुक जो है किसकी है? महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी जी है, वही महात्मा गांधी जिसके कपार पे बाल थे पहले, बूढ़े होंगे तो उड़ गए, यानी कि टकलुआ। सॉरी, महात्मा गांधी के जानते हैं क्या होता है? टकलुआ पे कहानी है। एक लड़का का क्या होता है ना, पैसा आगे जाता है, एक लड़का पीछे जाता है। तो एक लड़का का पैसा गिर जाता है, ठीक है, 500 का नोट आगे वाला का, तो पिछला वाला उठा लेता है, और पिछला वाला बोलते हैं कि मेरा पैसा है। तो आगे वाला को तो मालूम है कि मेरा है, मेरा ही गिरा है। तो बोलता है आगे वाला कि कैसे अब इसको पैसा लिया जाए। तो वो दिमाग लगाता है कि पैसा निकाल, मेरे पैसे पर जो जो चित्र है वो मेरे दादाजी के हैं, और उनके सर पे एक भी बाल नहीं है, और वो चश्मा पहने हैं। तो पैसा निकालता है, तो देखता है कि 500 के नोट पे सचमुच में गांधी जी है, और उनके बाल नहीं है, और चश्मा पहना है। हाँ भैया तुम्हारा पैसा है, लो। तो इसीलिए हमको टकलुआ महाराज याद पड़ गया। तो आपको याद कर लेना है महात्मा गांधी। अब और एक इनका बुक है महात्मा गांधी का, द इंडियन होम रूल। इंडियन होम रूल बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये भी, होम रूल, इंडियन होम रूल। और एक बुक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसको ही इंग्लिश में बोलते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज,
हिंद स्वराज, और ये होता है हिंद स्वराज के बाद यंग इंडिया, यंग इंडिया। इतने सारे बुक आपको महात्मा गांधी के जो बुक है इतने सारे याद रहेगा। और एक बुक है द इंडिया ऑफ माई ड्रीम, द इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ड्रीम्स, ठीक है। इतने सारे बुक जो है महात्मा गांधी के बुक हैं। तो आपको इतने सारे याद, अभी और हैं लेकिन आपको इतना ही याद रखना है। एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन निकालना है, तो मैं निकाल दिया आपको, और आपको याद रखना है। चलते हैं, 4 क्वेश्चन भी हो गए। 5वें नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये आ चुके हैं हम लोग हिस्ट्री में। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? 5वां है नंद वंश का अंतिम शासक। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था, बता रहे होंगे आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। कौन था? घनानंद था। अब ये जो नंद वंश था वो किस राज्य में, माने किस राज्य का ये वंश था? तो मगध वंश का। मगध पर ये लोग शासन किए थे, मगध पर। अब मगध पर आप बता दीजिए कि कितने लोगों ने शासन किया, कितने वंश जो है मगध पर शासन किए हैं? तो 4 वंश जो है, 4 वंश जो है मगध पर शासन किए हैं। कौन कौन? इसका ट्रिक है सनम, 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 इसे याद रखना है आपको। से होता है हर्यक वंश, हर्यक वंश। जिस से होता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। एन से हो गया नंद वंश, और एम से हो गया मौर्य वंश। अब यहीं पे आपको ब्रैकेट में लिख लेना है हर्यक वंश की स्थापना किसने किया, ऊपर स्थापना लिख के यहाँ लिख लेना है। इसकी स्थापना जो बिंबिसार ने किया, बिंबिसार ने। इस बिंबिसार, इसी हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। आपको यहीं पे कहीं लिख लेना है हर्यक वंश को ही, हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश कहते हैं। अब पितृहंता का मतलब क्या होता है? पितृहंता यानी पिता को मारने वाला, पितृहंता वंश। इसकी कहानी है, मैं आपको सुना रहा हूँ, रुकिए। शिशुनाग वंश का स्थापना किया जो शिशुनाग ने किया, इसका नाम ही था शिशुनाग, शिशुनाग। नंद वंश की स्थापना महापदम नंद, महापदम नंद ने किया। और मौर्य वंश का तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब देखिए पितृहंता वंश इसको क्यों कहा गया भाई? इस वंश में जो बिंबिसार राजा था, इसी का पुत्र जो है इसको मारकर राजा बन जाता है, फिर इसका पुत्र उसे मारकर ही राजा बन जाता है, फिर उसका पुत्र उसे मारकर ही राजा बन जाता है। यानी कि बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु, जो इसे मार दिया, इसे मारकर अजातशत्रु। और अजातशत्रु का बेटा, अब याद नहीं आ रहा है हमको अच्छे से, उसके बाद एक बेटा हुआ उसका उदयन। शायद उदयन किसका पुत्र था, ध्यान पर नहीं आ रहा है। उदयन वाला कहानी सुनी, जानते क्या हुआ? जब वो उसको मार दिया तो जब उदयन का बारी आया, उदयन जब सयान हुआ तो उसने भी सोचा कि मैं भी अपने बाप को मारूं और मैं भी राजा बनूं। तो उसने क्या किया? उसने मारा नहीं उसको, ठीक है, मारा नहीं उसको काल कोठरी में बंद कर दिया, अपने शासन के हाथ में ले लिया। काल कोठरी यानी कि उसको जेल में कैद करवा दिया अपने पिता को। अब मारा नहीं बेचारा। तो उसके पिता सोचने लगे उस जेल में कि अरे यार, हमने भी अपने पिता को मारा था, इसलिए मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो उसने उसको मारा नहीं था। एक बार क्या हुआ, उदयन गद्दी पर बैठा था, कुछ विचार कर रहा था, सोच रहा था मन में। उसके सामने एक छोटा बच्चा सीढ़ियों से गिर गया, सीढ़ी पर चढ़ रहा था, गिर गया तो रोने लगा और उसको चोट लगा। तो उसके माँ बाप उसको उठाकर उसको चुप कराने लगे, उसके हाथों को दबाने लगे। तो सोचने लगा उदयन, अरे जब ये छोटा बच्चा ऐसा गिरा तो इसके माता पिता इतने परेशान हो गए, मैं भी तो कभी छोटा हूँ, मैं गिरा हूँगा, मेरा भी पिता ऐसा किया होगा, मेरी भी माँ हो ऐसे की होगी। वो उसको रोना आ गया, उसको देखकर सोच में पड़ गया, रोना आ गया, रोने लगा।
और उसने सोचा कि मैं अपने पिता को आज़ाद करूँगा, मुझे नहीं ऐसे करना है। जेल को तोड़ने के लिए एक उस बड़ा हथौड़ा लिया। जब नहीं पहले क्या हुआ, गया उसमें जेल को खोलने के लिए खुद से, तो गया तो देखा कि सभी जो मैंने सेना लगाए थे सैनिक लोग वो नहीं है, तो कैसे गेट खुलेगा। तो गेट खोलने के लिए उसको दिखा एक बड़ा सा हथौड़ा, उस हथौड़ा को लेकर गेट को खोलने के लिए दौड़ा। तो जब उसमें उसका पिता बैठा था देख कर सोच लो अब तो चलल बा, आज हमारा कहीं मारलस, अब हमारा कहानी खत्म हो गई नहीं। तो लगन डेरा ले, अब तो उनकर हवा भइल बा कपार दे हवा भइल बा। अब जैसे ही गेट लागे पहुँचल तो सोचल लगलन कि आखिरकार ही हमरा के मारी तब वो मरम, इससे बढ़िया हम पहले अपने खुद से जान देते, यानी कि खुद से हम पहले मर जा रहे हैं। अपन कपार लड़ाने लगा, दीवार में लड़ा 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 के कपार मुझे स्वाहा। तो ओकर पहुँचे में वो क्या हो गया थे, ऊपर मरे गए थे। तो इसलिए इससे क्या कहा गया, पितृ हंता वंश। तब पहुँचिए क्या किए, गेट खोले तो मर गए थे, तो इसलिए इसको पितृ हंता वंश कहा गया। तो इसका क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, 5वां भी हो गया, कहानी भी सुन लिया आप लोग। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर आ रहा होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। हाँ जी, अगर मान लीजिए अब विदेश में चले गए और वहाँ का नागरिकता में आपका नाम आ गया, यानी कि जैसे मैं वहाँ का राशन पानी मिलने लगा, वहाँ का आंगनबाड़ी में आपका बच्चा पढ़ने लगा, तो यानी कि आप विदेशी हो गए, तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, यानी कि आपका भारत के निवासी से नाम काट दिया जाएगा, आपका यहाँ पे राशन पानी बंद। तो वही बताया गया है कि किस अनुच्छेद में। भाई ये कितने नंबर क्वेश्चन था, 5वां हो गया। 6ठा नंबर, तो विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, ये बताया गया अनुच्छेद 9 में। किसमें, अनुच्छेद 9 में। तो अनुच्छेद जब 9 में ये है तो अनुच्छेद 10 में क्या है, अनुच्छेद 10 में बताया गया है नागरिकता का बने रहना, नागरिकता का बने रहना। अनुच्छेद 10 हो गया। अनुच्छेद 11 में क्या है, अनुच्छेद 11 में है नागरिकता पर कानून संसद बनाएगी, जो भी कानून हो कौन बनाएगा, संसद बनाएगा ये कानून। तो इतना हो गया। अब आप बता दीजिए नागरिकता खोने के कितने तरीके हैं। नागरिकता जो है, मान लीजिए नागरिकता क्या क्वेश्चन था, नागरिकता खोने के तरीके क्वेश्चन आता है, ये भी नागरिकता खोने के तरीके, कितने प्रकार से आप नागरिकता खो सकते हैं। तो 3 प्रकार से, कितने, 3 प्रकार से, 3 तरीके हैं। कौन कौन से, या तो आपने स्वेच्छा से दे दीजिए, खुद से स्वेच्छा से। दूसरा, या तो आपको नहीं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, यानी कि आपको हटा दिया जाएगा। अगर आप ज़्यादा बरियारी करेंगे, तीसरा नंबर में कि ज़बरदस्ती करेंगे कि ना हटाम हम, तो तीसरा में आपको वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि लाते जूते मार के हटा दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। ये हो गया खोने का तरीका। तो प्राप्त किस तरीके से कर सकते हैं, प्राप्त करने के, भाई नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, तो 5 तरीके हैं। कौन कौन, जन्म से, या अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारतीय नागरिक है। दूसरा, देशीयकरण यानी भारत के कोई भी एक भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। दूसरा, तीसरा हो गया पंजीकरण से। ये देखिए दूसरा हमने यहाँ लिखा ही नहीं, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। दूसरा यहाँ लिख लिया है, जन्म से और एक वंश से। मान लीजिए आप भारत से बाहर चले गए हैं, लेकिन आपके दादा परदादा जो थे भारत में ही थे, तभी आपको भारतीय नागरिकता मिलेंगी। ये वंश से हो गया दूसरा। तो एक होता है 5वां, क्या क्या है, जन्म से, देशीकरण से, पंजीकरण से, वंश से। एक होता है भूभाग से, ठीक है। ये इतना सारे जो है आप प्राप्त करने के तरीके हैं, और ये जो है तीनों बर्खास्त खोने के तरीके हैं। तो 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। हाँ, तो 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन आपको दिवस से पूछेगा तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, मूर्ख दिवस कब मनाया जाता है, रोज डे कब मनाया जाता है, ये सब नहीं पूछेगा। ये सब तो हर बच्चा को मालूम हो चुका है। क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है।
स्टार्ट अप दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी। पिछली क्लास में हम लोगों ने 15 जनवरी तक पढ़ा था, ये जो है 16 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप बता दीजिए, और 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? 23 जनवरी को, 24 जनवरी को क्या क्या मनाते हैं? तो 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, एक क्वेश्चन भी अच्छा है आता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। सुभाष चंद्र बोस के जन्म पर ये मनाया जाता है पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस। जब 24 जनवरी जान गए हैं तो 25 जनवरी को बता दीजिए। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो 25 जनवरी को मनाते हैं पर्यटन दिवस। पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस। 25 जनवरी को हो गया। तो 26 जनवरी को तो आपको मालूम है, ये को तो बहुत आपको इजी हो। 26 जनवरी, क्वेश्चन बताइए आप लोग, 26 जनवरी कब मनाया जाता है? 26 जनवरी कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन है 26 जनवरी कब, मतलब 26 तारीख है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, हम लोग पढ़ रहे थे, अपने दोस्त लोग पढ़ रहे थे, अचानक आए मेरे बड़े पापा, पूछ दिए 15 अगस्त कब मनाया जाता है। अब भाई 15 अगस्त तो आदमी सोचने लगा 15 अगस्त कब मनाया जाता है। वो ऐसे ही लटपटा क्वेश्चन में पूछेंगे। पूछ रहे, एक बार पूछ रहे थे आगरा का ताजमहल कहाँ है? अब बताओ, आगरा का ताजमहल आगरे में ना होगा? ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ना कि दिमाग घुमा जाएंगे। तो 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो एक होता है गणतंत्र दिवस, और ये तो सबको याद था, इसका लेकिन नहीं याद है। एगो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। सीमा शुल्क दिवस। इतने सारे दिवस आपको याद रख लेने हैं इस क्लास से। पाँच को डेट मैंने याद करवा दिया। ये सभी दिवस को आपको दिसंबर के तक दिवस मैं याद करवा दूंगा, वो भी ऐसे ही लाइन बाई लाइन आपको। दिसंबर का जनवरी में और 2-4 को बचा है, उसके बाद फरवरी, उसके बाद मार्च, हर सेट में आपको दिवस से क्वेश्चन आएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 8वां हो गया, चलते हैं। ये शायद 7वां क्वेश्चन था, ये शायद ना 7वां क्वेश्चन था ये है 7वां। 8वां क्वेश्चन अब चलेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन आएगा आपके स्क्रीन पर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, जुल्लू युद्ध के दौरान सत्याग्रह किसने किया था? जुल्लू युद्ध, ये जो जुल्लू युद्ध हुआ था 8वां, जुल्लू युद्ध, नामों अजीबे है। जुल्लू युद्ध, जुल्लू युद्ध के दौरान जो सत्याग्रह था किसने किया था? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी। ये बहुत मान टेढ़े किस्म के तो नहीं, ये शांति दिमाग के आदमी थे। जानते क्या करते थे? खाली इनके देह में तो बल था नहीं, पतले टुकले थे। जब भी कुछ होगा ना, जा लड़ब ना, अपन 20-25 गो आदमी चाहे 50 गो आदमी के अपन बात बोल के फुसला लेंगे, अपना जिम में कर लेंगे कि चलो भाई रोड जाम करो। जब भी नहीं होगा तो रोड जाम होगा। हमको जब इनका तो लड़ाई पिटाई, ये क्या थे, इनका ये अहिंसा का पुजारी थे। यानी कि क्या बोलते थे, कोई एक तबड़क मारे तो तुम दूसरा तबड़क आगे कर दो। लेकिन अभी के ज़माने में लोग क्या कहेंगे, तो एक तबड़क मारेगा, हम तुमको 4 तबड़क मारेंगे। लेकिन कतनो कमजोर होगा तो वो मारेगा जरूर। कहेगा कि 4 तबड़क तो मारबो तो हम 1 तबड़क तो मारम, ये सब सोचता है। लेकिन ये क्या करते थे, वो 1 तबड़क मारेगा तो दोनों तबड़क आगे कर दो, मन दोनों गाल आगे कर दो। इनका काम था ये महात्मा गांधी का। ठीक है, डंडा लेकर टुक 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 कहीं चल जाते थे पैदल ही। दांडी यात्रा तक ले 18 दिन तक ले पैदल दांडी यात्रा चल गए थे नमक कानून तोड़ने के लिए पैदल ही। तो करते गाड़ी उड़ी नहीं था ना, घोड़ा टुक 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 वो टमटम उमटम चलता था, तो उस पर कैसे चल जाते। 78 गो लोग को लेके गए थे अपने साथ अनुयायी को, 78 गो लोग को कानून दांडी यात्रा में नमक कानून को तोड़ने के लिए 18 दिन पैदल चल गए। समझ लीजिए ये कितना ही तेज आदमी थे। ये अपन बस में सबको कर लेते थे अपन बात से। ये महात्मा गांधी जो थे, तो जी महात्मा गांधी थे, इनका ये पहला सत्याग्रह था जो था
जुलू युद्ध के दौरान इनका ये पहला सत्याग्रह था, पहला सत्याग्रह था, जिसे ही हम लोग इसे क्या कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। कब हुआ था ये? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। किसके लिए भाई? नील की खेती के लिए, नील की खेती के लिए। नील की खेती अंग्रेज करवा रहे थे, तो वो लोग जो आदमी थे किसान, वो बोले कि नहीं, हमको नील की खेती नहीं करना है। तो गांधी जी को बुलाया गया भाई, गांधी जी और कुछ करी, तो गांधी जी क्या करिए, कहिए कि चलो लो क्या करम, 2-4 गो प्रवचन दिखान, चलो रोड जाम करा सुसाइड करा, हाँ, नील की खेती के लिए। अब जब ये आप जान गए पहला सत्याग्रह कब? 1917 में। तो आप बता दीजिए महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया? भूख हड़ताल, हाँ ये सब ये तो खाता पियता हुआ भूख हड़ताल करत रहनी। भूख हड़ताल कर दे में तो जान नहीं के, एक टाइम खाते हुए हन, तो जब इस सोच के हम रहिए तो भूख हड़ताल अगर अब स्टार्ट कर दें भूख हड़ताल के। तो भूख हड़ताल कब हुई रहे? भूख हड़ताल हुआ था 1918 में। कहाँ से स्टार्ट हुआ? अहमदाबाद से, अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ था भूख हड़ताल। सबसे पहली बार इन्होंने 1918 में अहमदाबाद में भूख हड़ताल स्टार्ट किया था। तो 8वां क्वेश्चन में हो गया। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्लास में हंसी आ रहा है थोड़ा सा हमको इनके बातों को सोच कर, इसलिए हंसते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट जिसको बीच बोलते हैं कौन सा है? वो नहीं देखे हैं आपने कोई गाना, आज दिल है पानी पानी, ये सब गाने देखिएगा, खाली समुद्र के किनारे डांस करते रहते हैं। बीच उसी को बोलते हैं, बीच जहाँ पे समुद्र की लहरें आती है, लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो बोल रहे कि सबसे जो लंबा समुद्री तट है, लंबा, सबसे लंबा, वो कौन है? सबसे लंबा समुद्री तट, समुद्री तट जिसे बीच बोलते हैं, कौन है भाई? मरीना बीच, मरीन बीच भी कोई बोलता है, लेकिन मरीना बीच या मरीना तट कह सकते हैं, मरीना तट। अब बता दीजिए आप लोग, गोवा में कौन कौन से बीच है? तो गोवा में है वर्का, मैंडरम और अंगोड़ा, ये सब का है गोवा के बीच है, गोवा बीच पे है ना गोवा। अब बता दीजिए आप लोग, गुजरात में कौन कौन से बीच है? गुजरात में कौन कौन से बीच है? तो तीथल बीच, हुमस बीच, इसका नाम ही अजीब है, हुमस बीच। तमिलनाडु में बता दीजिए कौन कौन से बीच है तमिलनाडु में। क्वेश्चन बन सकते हैं ये सब, पूछेगा हुमस बीच किस राज्य में है, तो आपको बताना पड़ेगा तमिलनाडु में है कि कहाँ है कि गुजरात में है, तो दिमाग घूम जाएगा, ये सब क्वेश्चन आ जाएगा जब तक। तो तमिलनाडु में कौन कौन से बीच है? गोल्डन बीच और एक है कन्याकुमारी बीच। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। और एक बता दीजिए, महाराष्ट्र में कौन कौन से? सबसे, महाराष्ट्र भी बड़ा राज्य है तो इसमें से बन सकता है क्वेश्चन। तो महाराष्ट्र में अक्सा, जुहू, बसौवा, नामो अजीब है बना, दीपोली बीच, सब में बीच लगेगा, दीपोली बीच, ये सभी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो केरल का भी बता दीजिए, केरल का आप ही सोचे रहेंगे कितना ये लिखवाएंगे आज, तो लिखना ही पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। केरल का क्या है? वर्कला बीच, और एक होता है कोवलम बीच। आपको इतना ही याद रखना है मेरे भाइयों, इतना सारा बीच आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आया तो हमने इतना बीच बता दिया, आपको समझिएगा। क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। जीके में से 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के होते हैं वो भी हम लोग ऐड करेंगे। हर अब की बार सेट आएगा ना, उसमें से करंट अफेयर्स में 2 क्वेश्चन उसमें भी डालेंगे। सोच रहे थे कि उस करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे, तो ये सब तो कर लेंगे। करंट अफेयर्स कौन करेगा? तो हम करेंगे, हम है ना, ठीक है। तो चलते 9 हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एसएमटीपी का पूरा नाम क्या है? एसएमटीपी, तो एसएमटीपी का पूरा नाम क्या है? देखिए, एसएमपीटी
SMTP, बार बार हम PT बोल रहे हैं। SMPT का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है SMTP का फुल फॉर्म, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो मेल माने ईमेल भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ईमेल भेजने के लिए ट्रांसफर माने भेजने के लिए एक ही को प्रोटोकॉल है। रिसीव करने के लिए, देखिए रिसीव, ये तो भेजने के लिए हो गया, रिसीव करने के लिए 2 प्रोटोकॉल है। रिसीव करने के लिए लिखवा चुके थे हमने, पिछला क्लास में भी 2 प्रोटोकॉल बताया था, वही होता है IM, आप ही बताइएगा, पीछे से बोलिएगा, IMAP, और एक होता है POP, दोनों ये रिसीव करने के लिए है। तो ये तो क्या था? इंटरनेट, हाँ, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये एक बार में, ये जो POP है, एक बार में एक ही ईमेल रिसीव करेगा, एक ही ईमेल इससे रिसीव होगा एक बार में, एक ही, इससे एक से ज़्यादा IMAP से। तो आपको कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो हर एक सेट में मैं एक कंप्यूटर का क्वेश्चन ला ही रहा हूँ, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।